हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी बरखा साहनी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ इकोनॉमिक्स का 4 मंथ स्टडी प्लानर। यस, तो आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं कुछ महीनों में, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाती हूँ अबाउट दी आपको कैसे इन 4-5 मंथ्स के अंदर पढ़ाई करनी है। तो आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का 4 मंथ स्टडी प्लानर दूंगी और ये मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है स्टडी प्लानर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे इन 4 मंथ्स में अपनी पढ़ाई करनी है फॉर इकोनॉमिक्स, कब कौन सा चैप्टर करना है किस महीने में, और साथ में कब सैम्पल पेपर, कब प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं, कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट रहने वाली हैं फॉर इकोनॉमिक्स, कौन से यूट्यूब चैनल्स अच्छे हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। इससे पहले मैंने जो है अकाउंट्स के ऊपर ऐसी सेम वीडियो डाली है, तो आप अगर अकाउंट्स में आप किन्ने को प्रॉब्लम आ रही है और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो वाली वीडियो देख लेना। और अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं है और आपको कुछ भी अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है वीडियो। और क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि 4 मंथ्स में कैसे अपने सिलेबस को फिनिश करना है, और जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करी है वो भी इस प्लानर को फॉलो कर सकते हैं और अपना पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है टाइम पे कवर कर सकते हैं। मैं आपको चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करने वाली हूँ, तो शुरू करते हैं। तो देखो, जिस दिन मैं ये वीडियो डालूंगी उस दिन जो डेट हो रही होगी 13 सितंबर। तो अब 13 सितंबर में, मतलब सितंबर को खत्म होने के लिए 15 डेज जो बचे हैं, इसमें आपको क्या करना है इस सितंबर के महीने में, ये जो 14-15 दिन है, उस टाइम आपको जो है 3 चैप्टर्स अपने कंप्लीट करने हैं। पहले हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको नेशनल इनकम वाली जो पूरी यूनिट है वो खत्म कर देनी है। उसमें आप सब पढ़ना, बट एक चीज जो आपको बहुत अच्छे से करनी है उस चैप्टर में वो है उसके न्यूमेरिकल्स, क्योंकि नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल से पक्का क्वेश्चन आता है। एक कोई भी न्यूमेरिकल दे देंगे, इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर या वैल्यू एडिड से, इन तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड का आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आ जाएगा। ज्यादातर इनकम का आता है बट वो कोई सा भी दे देते हैं, तो आप जो है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छे से करना नेशनल इनकम के लिए। उसके बाद मैं बात करती हूँ इंडियन इकोनॉमी की। तो इंडियन इकोनॉमी में आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं, तो पहले मैं बताऊँ चैप्टर, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो आपको चैप्टर्स का बता रही हूँ कि आपको ये चैप्टर करने हैं, उसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी का, वो मैं बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू टी.आर. जैन एंड वी.के. ओरी बुक, जो मैंने यूज करी थी अपनी क्लास 12th में। वो वाली बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर्स जो है डिवाइडेड है उस बुक में, तो उस बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको चैप्टर्स बता रही हूँ। अगर आपके बुक में कोई चैप्टर का नाम मे बी डिफरेंट है, अगर आप कोई और बुक यूज कर रहे हो तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख लो कि आपके क्या चैप्टर का नाम है और उसके अंदर जो भी मैं बता रही हूँ वो टॉपिक कहाँ पे आता है, कौन से चैप्टर में आता है, तो उससे आप मैच कर लेना। ठीक है, बाकी आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बता रही हूँ, कौन सा चैप्टर बता रही हूँ मैं। ठीक है, ऐसे कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, बट चैप्टर का नाम थोड़ा डिफरेंट हो सकता है बट कंटेंट वो ही रहेगा। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो है आपको चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 पूरा करना है। चैप्टर नंबर 1 जो है वो है आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 1 में वो है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिशर्स के आने के बाद, वो वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है। उस पर क्वेश्चन आ जाता है, या फिर एक क्वेश्चन आता है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जैसे जो ब्रिटिशर्स इंडिया में जब आए थे तो उनके आने से इंडिया पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। तो ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ब्रिटिश रूल का क्या इम्पैक्ट पड़ा, साथ में ब्रिटिशर्स के आने से इंडिया में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। ये दोनों टॉपिक्स आपको करने हैं चैप्टर नंबर 1 से, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से। चैप्टर नंबर 2 से कॉमन गोल और 5 ईयर प्लान, ये भी आपको सितंबर में ही चैप्टर करना है। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपके गोल्स। ये ऑब्वियसली बात है, एक तो ये छोटा सा चैप्टर है कॉमन गोल्स वाला, एक 2-3 पेज का है, खत्म हो जाएगा, पर इसमें जो इसके गोल्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। और कोई चीज अब अच्छे से करो ना करो, इसके जो गोल्स हैं वो करना, क्योंकि पेपर में क्या होता है एक गोल आपको एक्सप्लेन करने आ जाएगा कि सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंस का मतलब बता दो, इक्विटी का मतलब बता दो, तो यू शुड नो कि क्या मीनिंग है, उसके अंदर आपको क्या कंटेंट लिखना है। तो सितंबर में आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, नेशनल इनकम की पूरी यूनिट हो गई, चैप्टर 1 और 2 हो गया इंडियन इको का। अब हम बात करते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर में आपको जो है क्या करनी है, मनी और बैंकिंग की जो पूरी यूनिट है ना वो आपको कंप्लीट कर देनी है। देखो, मनी बैंकिंग सबसे इजी चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें सब आपको थोड़ा बहुत
समझना है और वो आपको समझ आ जाएगा। चैप्टर बहुत ईजी है, मनी बैंकिंग बहुत ईजी लगेगा आपको अगर आपने समझ लिया तो मनी बैंकिंग की पूरी यूनिट करनी है। मनी बैंकिंग में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है दैट इज मनी सप्लाई क्या होता है और मनी सप्लाई को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। उसके आपको सारी जो टाइप्स है वो सब अच्छे से पढ़ने हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि उसमें से क्वांटिटेटिव कौन से हैं, क्वालिटेटिव कौन से हैं। तो ये सारे आपको कैसे मनी सप्लाई को हम कंट्रोल करते हैं, इसके सारे टाइप के आपको रेट जो है वो आपको पता होने चाहिए। ओपन मार्केट सिक्योरिटीज, ये सारी वाले जो टॉपिक्स हैं आपको, मतलब कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई और मनी सप्लाई क्या होता है वो मनी बैंकिंग में आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस महीने अक्टूबर में दूसरा चैप्टर भी करना है दैट इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। अब मैं दूसरा चैप्टर आपको क्यों दे रही हूँ इस मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि देखो आपके पास 5 यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर और महीने हमारे पास 4 है। तो आपको जो है एक महीने में 2 यूनिट करनी पड़ेगी, तभी आपकी 4 मंथ्स में जो है 5 यूनिट्स कंप्लीट होंगी। तो अब आप 2 यूनिट कर रहे हो ये वाली, क्योंकि देखो मनी बैंकिंग इजी यूनिट है और गवर्नमेंट बजट भी आपकी इतनी बड़ी यूनिट है, मतलब कंपैरिजन टू अदर यूनिट्स ये छोटी यूनिट है। तो 2 छोटी यूनिट्स मैंने आपको एक महीने में दे दी। तो अब गवर्नमेंट बजट भी करोगे। अब गवर्नमेंट बजट में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो गवर्नमेंट बजट में आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं पहला ही टॉपिक है, वो ऑब्जेक्टिव्स आपको करने हैं। बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव है उससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उस ऑब्जेक्टिव में आपको जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं ना, अगर आप संदीप गर्ग यूज कर रहे हो उसमें जितने भी पॉइंट है वो अच्छे से पढ़ लेना। कोई भी बुक यूज कर रहे हो उसमें गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स में जितने भी पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। पक्का पक्का एक सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है और उसमें से वो ऑब्जेक्टिव में से ही आता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है इसके महीने के अंदर अक्टूबर में चैप्टर नंबर 3 इंडियन इकोनॉमी का पढ़ना है। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है 1950 टू 90 वाला जो चैप्टर है ना, जिसमें इस वैली में बताया कि 1950 से 90 के बीच में क्या हुआ इंडियन इकोनॉमी में, वो वाला जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है। उसमें आपके 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक तो लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया है उसकी क्या लिमिटेशंस है वो आपको पढ़नी है। और आपको एग्रीकल्चर सब्सिडीज वाला एक टॉपिक आपको मिलेगा जिसमें उसकी वर्च्यू और वाइस में बात हो रही होगी, यानी कि एग्रीकल्चर सब्सिडीज की फेवर और अगेंस्ट में बात हो रही होगी। तो आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से करने हैं। इससे क्वेश्चन आता है कि या तो ग्रीन रेवोल्यूशन की लिमिटेशन पे या फिर एग्रीकल्चर सब्सिडीज के फेवर और अगेंस्ट के ऊपर आता है। अब देखो एग्रीकल्चर सब्सिडीज में कैसा क्वेश्चन आता है वो आपको बोल देंगे कि देखो आपको ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर सब्सिडीज जो है हमारे होनी चाहिए कि नहीं, आप किसके फेवर में हो अगेंस्ट में हो, तो आपको उस चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो आपका एलपीजी वाला चैप्टर है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो भी आप अक्टूबर के मंथ में कवर कर लोगे। एलपीजी के अंदर गुड और बैड इफेक्ट जो है वो आपको अच्छे से करने, जो एंड में जाके एकदम टॉपिक है ना कि ये जो एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके क्या क्या अच्छे इम्पैक्ट पड़ा, क्या क्या इसकी वजह से बुरा इम्पैक्ट पड़ा, ये वाला टॉपिक आपको इसमें बहुत अच्छे से करना है। अब आती है नवंबर की बात। तो नवंबर में आप जो है एडीएएस वाली जो पूरी यूनिट करनी है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाली, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत अच्छे से आपको करनी है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वो करनी है, उसमें आपका सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बट सबसे ज्यादा एक चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज सेविंग फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन के न्यूमेरिकल्स, वो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब आज के बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 5 इंडियन इको का, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। उसमें आपको वो करना है नवंबर के अंदर, और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इन्वेस्टमेंट करना, एजुकेशन पे, माइग्रेशन आ जाता है, उसमें इंफॉर्मेशन आ जाता है। तो ये जो सारे आपके सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, ये वाले आपको सोर्सेज सारे अच्छे से पढ़ने हैं। अब आती है आपकी नेक्स्ट चीज के बारे में। तो नेक्स्ट चैप्टर जो आपको करना है नवंबर में दैट इज चैप्टर नंबर 8 दैट इज एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये वाला चैप्टर भी आपको नवंबर के अंदर ही करना होगा। तो ये वाला जो चैप्टर नंबर 8 है इसके अंदर आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक टॉपिक करना है दैट इज स्ट्रेटजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए आप क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हो। तो देखो ये जो सारी आपकी स्ट्रेटजी है आपकी, देखो चाहे वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एलपीजी, सीएनजी,
इन अर्बन एरियाज, विंड पावर, मिनी हाइडल प्लांट्स, बायो कंपोस्टिंग। तो ये वाली स्ट्रेटजीज अच्छे से पढ़ लेना। ये पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है लाइक 2 स्ट्रेटजीज बता दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो आप यूज कर सकते हो, तो इसलिए यू शुड नो दैट। नेक्स्ट जो चैप्टर आपको नवंबर में करना है दैट इज चैप्टर नंबर 9, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया चाइना पाकिस्तान। जो इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर है वो मेनली वो आपको करना है। इस चैप्टर के अंदर जो है आपको देखोगे तो इंडिया वाला आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इंडिया ने किस तरीके से डेवलपमेंट किया। वहीं ये पाकिस्तान का मैं बताऊं तो इंडिया जैसा थोड़ा सिमिलर है, चाइना का थोड़ा अलग है। तो चाइना वाला जो आपका है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चाइना वाला जो डेवलपमेंट कैसे चाइना का हुआ, डेवलपमेंट पार्ट ऑफ दी चाइना, वो आपको अच्छे से इसमें पढ़ना है कि ग्रेट पॉलिटी एंड कल्चर रेवोल्यूशन है, माओ जेडोंग, सारे ये सारी जो टर्म्स इसके अंदर आ रही है वो अच्छे से करना है। दिसंबर, तो दिसंबर में आपको जो करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली यूनिट, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारे जो चैप्टर्स आते हैं वो आपको करना है। तो इसमें आपको ना एक डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि बीओपी और बीओटी में क्या डिफरेंस है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट चीज जो आपको इसमें पता होनी चाहिए दैट इज अकोमोडेटेड एंड ऑटोनॉमस आइटम। तो अकोमोडेटिंग और ऑटोनॉमस आइटम्स के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बहुत बच्चे ये वाला टॉपिक इग्नोर कर देते हैं, डोंट इग्नोर दिस टॉपिक, इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो दिसंबर में आपको जो है रूरल डेवलपमेंट इंडियन इको का चैप्टर है वो भी आपको करना है। इन रूरल डेवलपमेंट के अंदर आपको जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेरिट्स डीमेरिट्स बहुत अच्छे से करने हैं। उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि मेरिट्स डीमेरिट्स बता दो ऑर्गेनिक फार्मिंग के, तो वो वाली आप बहुत अच्छे से कर लेना। और साथ में अगर मैं बात करूँ फॉर नेक्स्ट चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है इंडियन इको का, दैट इज जो आपको करना है वो है आपका एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट वाला जो चैप्टर है वो आपको एक लास्ट जो है वो आपको इंडियन इको में से करना है। पेमेंट के अंदर जो है आपको कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन, जॉबलेस ग्रोथ, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाले टॉपिक्स कर लेना एम्प्लॉयमेंट के अंदर। सो अभी आपका देखोगे आपका सारा सिलेबस जो है 4 मंथ्स के अंदर इस प्लानर के अकॉर्डिंग कवर हो रहा है। मे बी आपको 1 महीने में थोड़ा सा ज़्यादा लगे, बट वो चीज़ आपको फेस अप करनी पड़ेगी बिकॉज अब आपके पास इतना ही टाइम है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का। अगर आप पहले अगर 6-7 मंथ्स या 8 मंथ्स पहले करते तो आपको 1 महीने में वो जो चीज़ें हैं मतलब चैप्टर्स जो है वो कम करने पड़ते हैं, बट आपके पास अब टाइम कम बचा है तो इस तरीके से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब वो बच्चे जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है वो रिवाइज करना चाहते हैं तो वो भी इस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं लाइक 1 महीने में मुझे ये रिवीजन करना है, 1 महीने में मुझे ये रिवीजन करना है। तो वो रिवीजन करना चाहते हैं तो वो भी इस तरीके से अपना इस प्लानर के अकॉर्डिंग रिवीजन कर सकते हैं अपने सिलेबस का। जो दोबारा से सब कुछ पढ़ना चाह रहे हैं वो ऐसे पढ़ सकते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो पढ़ना चाह रहे हैं वो इस प्लानर के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं। सो देखो आपको पढ़ना कैसे है, तो मैं बोलूंगी कि आप 1 शॉट लेक्चर्स देखो 1 शॉट लेक्चर्स मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं और मैं आपको भी बोलूंगी आप 1 शॉट लेक्चर्स देखो। पहले आपको बस अपना पहले जो लेक्चर है वो खोलना है और कोई भी जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ना है, कुछ भी नहीं लिखना, बस सुनना है कि वो जो सामने पढ़ा रहा है, जो भी टीचर पढ़ा रही है आपको वो कैसे पढ़ा रही है, या जो भी सर पढ़ा रहे हैं वो आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, बस सुनो ध्यान से और अपने दिमाग में जितना आप डाल सकते हो उतना डालने की कोशिश करो। उसके बाद अपनी बुक खोलो और उस चैप्टर को खुद रीड करो, एक हाथ में पेंसिल लो और चैप्टर को रीड करो। जो चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है वहीं के वहीं अंडरलाइन करो, जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही वहीं अंडरलाइन करो, उसका मीनिंग देखो और उसको वहीं लिखो। ये ऐसे जो है ये पढ़ने का तरीका होता है चैप्टर का। ऐसे नहीं कि आप लेक्चर खुल रहा है आप लेक्चर सुन नहीं रहे हो फिर बुक से पढ़ रहे हो तो नींद आ रही है, नहीं, आपको इस तरीके से एक अटेंटिव वे में अपने चैप्टर को पढ़ना होता है। अगर आप एक बार भी आपने लेक्चर देख लिया और अच्छे से खुद बुक से एक बार चैप्टर रीड कर लिया तो देखना आपको वो चैप्टर जो है अपने दिमाग में आपके बैठ ही जाएगा। देख लेना, रिवीजन करते रहो और साथ साथ में अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहो। अच्छा, एक टेक्निक जो मैं बहुत यूज़ करती थी फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स वो ये थी कि मैं क्या करती थी, जैसे मैंने लेक्चर देखा उसके बाद मैं चैप्टर जब पढ़ती थी तो मैं कोशिश करती थी मैं टीचर की तरह उस चैप्टर को जो है खुद को समझाऊं। और मैं सोचती थी मेरे सामने ना इमेजिनरी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और वो इमेजिनरी स्टूडेंट्स को मुझे वो चैप्टर समझाना है। तो मैं चैप्टर रीड करती थी, फिर वो इमेजिनरी स्टूडेंट्स जो मेरे सामने बैठे उन्हें समझाती थी और बोल बोल के पढ़ती थी। तो जिन बच्चों को ऐसे मन में लर्न नहीं होता, रीड करने से समझ नहीं आता, तो वो बोल बोल के पढ़ो। वो समझ जाओ, मान लो अपने आप को कि हम एक टीचर है और हमारे सामने बहुत सारे इमेजिनरी स्टूडेंट्स बैठे हैं,
उन स्टूडेंट्स को हमें वो चैप्टर समझाना है तो उस तरीके से उस चैप्टर को पढ़ो, उस तरीके से उस चैप्टर को रिकॉल करो, बार बार बोलो और ऐसे समझाओ उस चैप्टर को जैसे आपके सामने कोई स्टूडेंट्स बैठा है और आप उसको समझा रहे हो, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो एक टीचर की तरह अपने कोई भी एक इमेजिनरी स्टूडेंट बना लो और उसको पढ़ाने की कोशिश करो। और देखना, आप जब एक तरीके से एक टीचर बन जाओगे, आप खुद पढ़ाने की कोशिश करोगे, तो वो चीज़ आप कभी भी वो कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं भूली हूँ आज तक क्लास 12 की, इसलिए बिकॉज मैंने वो उस तरीके से पढ़ी थी। और अब मैं बोलूँगी कि अपने डिस्ट्रैक्शन से सब दूर हो जाओ और अब पढ़ाई पे फोकस करना देखो शुरू कर दो। अब ये महीने कैसे निकलेंगे आपको नहीं पता लगेगा, क्योंकि अभी प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल आना शुरू हो जाएगा प्री बोर्ड्स के बाद, तो टाइम फ्लाई हो जाएगा, ये पता भी नहीं लगेगा कि कैसे महीने निकल गए। तो इन महीनों का बहुत अच्छे से यूज़ कर लो। टाइम टेबल जो बना रहे हो वो अच्छे से फॉलो करो, चाहे मेरा फॉलो करो या फिर अपना कोई टाइम टेबल बनाया है तो उससे फॉलो करो, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो, ठीक है। और लास्ट में मैं बोलूँगी कि जब आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद आप सैम्पल पेपर्स कर लेना इकोनॉमिक्स के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आप साथ में भी कर सकते हो। चैप्टर जैसे आपने कोई करा उसके बाद आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए नेट पे, या सीबीएसई वाला ऐप डाउनलोड कर लो, गाइड सीबीएसई गाइड ऐप, उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हो। बाकी आप क्या कर सकते हो कि पूरा सिलेबस कर लो पहले अच्छे से, और बैक एक्सरसाइजेस तो आप साथ में करोगे ही, बट एंड में जाके आपको सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम मिल जाए ऐसे तरीके से अपना सिलेबस को कंप्लीट करना, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। अगर आप सैम्पल पेपर ऐसे लिख के नहीं कर रहे हो तो आपको हर क्वेश्चन पे मतलब सैम्पल पेपर खोलो और क्वेश्चन पे नजर डालो कि किस तरीके के क्वेश्चन है, मुझे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ऐसे ही कोई भी नेट से पेपर ढूंढो, नेट के अंदर इतने सारे आपको गूगल पे पेपर्स मिल जाएंगे, और वो पेपर खोलो और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो मेरे को एमसीक्यू समझ आ रहा है कि नहीं, कोई क्वेश्चन उठा लो कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखूँ, अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं कैसे आंसर लिखूंगी, क्या आंसर लिखूंगी, मुझे क्वेश्चन के आंसर क्रैक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो उससे ही समझ आ जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और जहाँ पे आपको ऐसा लगे कमी छूट रही है, जिस चैप्टर में मैं लैग कर रही हूँ उसकी आप बार बार प्रैक्टिस करो, उस चैप्टर को बार बार रिवाइज करो, तो आपका सब कुछ हो जाएगा। सो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।